अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा जो आज की क्लास का जो हमारा मौजू है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर रदी अल्लाह ताला। सो टुडे वी विल बी कवरिंग अबाउट द टॉपिक विच इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि हजरत उमर ने अपने एरा में किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया और किस तरह अपने एम्पायर को संभाला और क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इफेक्टिव गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय हजरत उमर रदी अल्लाह ताला जो उन्होंने अपने जमाने में इंट्रोड्यूस किए, ताकि जो है सही तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से, जबरदस्त तरीके से बड़े से एम्पायर को सुकून से कंट्रोल किया जाए। राइट, तो कुछ टास्क जो किए वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग ऑफ विद द कैलेंडर सिस्टम, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिजरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। अब सर इसके पीछे स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि एक दफा हमने जो है बसरा के गवर्नर को लेटर लिखे, बसरा के गवर्नर को लेटर लिखे। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ मेरे सामने जो है एग्जांपल है, हसान बैठा हुआ है। मैं हसान को ये कह रहा हूँ कि बेटा ये जो कमिंग फ्राइडे है उसमें जो है बेसिकली आपको मेरी तरफ से दावत है, आप आ जाइएगा। कमिंग फ्राइडे को आपको मेरी तरफ से दावत है, आप आइए, मैं आपको इंशाल्लाह फुल वीआईपी पार्टी करवाता हूँ। सही है, ये पहुंच गया। अब मैंने इसको पैगाम भिजवाया, सुनिएगा, मैंने इसको पैगाम भिजवाया, मैंने क्या कहा, इस फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे जो आ रहा है, इस फ्राइडे को दावत है इसकी और मैं इसकी दावत थ्रो करूंगा। अब क्या हुआ कि मेरा जो बंदा निकला पैगाम लेके, तो वो पैगाम लेके पहुंचा अगले ट्यूसडे वाले दिन, अगले नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन। फ्राइडे को दावत गुजर चुकी है। अब वो ट्यूसडे को पहुंचा और ट्यूसडे को पैगाम दिया कि भाई दावत है, तो वो अब जो हसान भाई है माशाल्लाह वो आ रहे हैं नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन। तो नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन जब आ रहे हैं, इवेंट तो गुजर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर लेटर में डेट मेंशन होती, कोई डेट मेंशन नहीं थी, तो उसको सिर्फ डे लिखा हुआ था फ्राइडे, तो वो अगले फ्राइडे को आ गया, दावत खाने आया, पहुंचा, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो यहां पर भी यही मसला हुआ। अब यही मसला यहां पर ले लें, ये भाई अगर हम एक पैगाम भिजवा रहे हैं ना, तो उस पैगाम में कोई डेट मेंशन नहीं है, दिन मेंशन है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। हमें पता नहीं चल रहा कि हम जो मैसेज भिजवा रहे हैं, सामने वाले को ये अंदाजा नहीं हो रहा कि यार ये कौन से स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है, कौन से डे की बात हो रही है, कौन से इवेंट की बात हो रही है। तो यानी कि वहां पर जब लेटर्स जा रहे थे, सो लेटर्स जो है अनडेटेड जा रहे थे। अब मैं अगर उस लेटर में डेट मेंशन कर देता, उस दावतनामे में डेट मेंशन कर देता, तो बच्चे को पता चल जाता, तो आता ही नहीं। राइट, तो यानी कि गवर्नर ऑफ बसरा ने भी यही मामला हुआ कि गवर्नर ऑफ बसरा ने कंप्लेन की अबाउट द अनडेटेड लेटर्स, कि लेटर्स में डेट मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है कि अगर आपको इवेंट का बता रहे हैं तो हमें इवेंट का पता नहीं चल रहा। सो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम आया। अब जब ये प्रॉब्लम आया तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने अपनी असेंबली बुलाई। नीचे पढ़ेंगे असेंबली के बारे में। मजलिस मजलिस वाले लोगों को बुलाया और उनसे मशवरा किया, बोला देखो ये प्रॉब्लम आ गया है, कैसे इस मसले को हल करना है। तो सब लोगों ने कहा कि यार हम कैलेंडर जो है, बेसिकली जो इंग्लिश कैलेंडर चल रहे हैं, ये जो इंग्लिश का जो कैलेंडर चल रहा है, वो कैलेंडर जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं। राइट, तो सब लोगों ने मिल बैठ के फैसला ये किया और मशवरा ये दिया कि भाई जो दूसरे कैलेंडर है ना उसको फॉलो कर लेते हैं। बट हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने ये एग्री नहीं किया और फिर उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई क्यों ना हम अपना एक नया कैलेंडर, जिसको हम कहते हैं हिजरी कैलेंडर, जो कि मुसलमान का, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स का कैलेंडर हो, वो हम बनाएं, जो कि स्टार्ट होगा मुहर्रम से। मतलब जो पहला महीना होगा वो होगा मुहर्रम, और इसका नाम दिया हिजरी कैलेंडर। मतलब हिजरी कैलेंडर का वर्ड जो है वो हिजरत से निकला है। तो यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद से फिर हम साल गिन लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह साल को नाम दे देते हैं। और इस तरह एक नया कैलेंडर कैलेंडर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और ये कैलेंडर जो स्टार्ट हो रहा है मंथ से, वो है मुहर्रम। तो इस तरह बेसिकली उन्होंने कैलेंडर जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिजरी कैलेंडर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के जमाने में हुआ, बिकॉज ऑफ द गवर्नर ऑफ बसरा, कि उसने कंप्लेन की अबाउट द अनडेटेड लेटर्स। और उस लेटर्स की कंप्लेन पे हमने बैठ के फैसला किया। लोगों ने मशवरा दिया कि भाई इंग्लिश वालों को फॉलो कर लेते हैं, मना फरमा दिया, बोला नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। एंड देन द न्यू मुस्लिम कैलेंडर विच वाज हिजरी कैलेंडर वाज डिजाइन। तो पहली चीज, कैलेंडर चेक। मूविंग फॉरवर्ड टू मजलिस शूरा। अब मजलिस शूरा का मतलब ये ऊपर भी डिस्कस किया, मजलिस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये तो यानी कि एक मजलिस शूरा थी जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल तो थे, बट वो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट सीनियर कंपेनियंस थे जो उस वक्त बैठते थे। कैलिफेट के दौरान कोई मसला आता था
क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा इस्लामिक स्टेट एक्सपेंड हो गया था हजरत उमर के जमाने में। तो कोई भी प्रॉब्लम आता था, सब बैठ के टेबल में बैठ के मशवरा करते थे, डिस्कस किया करते थे, उस मसले को हल किया करते थे। तो इसका मतलब मजलिस ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट कंपेनियंस, सीनियर कंपेनियन जो बैठ के उस मसले को हल किया करते थे। अब आपको एक और बात बताऊं तो बेटा एक बात ये जरूर याद रखनी है कि मजलिस शूरा जो है वो दो टाइप्स की थी। टाइप नंबर वन जो है हमारी, वो है स्पेशल काउंसिल। स्पेशल काउंसिल में रोज रोज के लोग बैठते थे, और रोज के जो मसले होते थे वो रोज के मसले हल किया करते थे, डिस्कस किया करते थे, और मशवरा किया करते थे, और मसले को हल किया करते थे। सो मजलिस शूरा जो है वो दो टाइप्स की। सबसे पहली स्पेशल काउंसिल डन। स्पेशल काउंसिल के बाद जो सेकंड हमारी टाइप थी वो थी जनरल असेंबली। जनरल का वर्ड पकड़े, जनरल असेंबली वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए वो ओपन थी, और इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज मजलिस आम। मतलब इसको मजलिस आम के नाम से भी जाना जाता है। जनरल असेंबली, जनरल का वर्ड पकड़े बेटा, जनरल असेंबली वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। मतलब ये होता था कि कैलिफ खुद फेस टू फेस बात क्या कर सकते थे, जो है ना, एक नॉर्मल पब्लिक से। एग्जाम्पल देता हूं। अब सर कैसे बात करेंगे, हर एक बंदे से कैसे बात करेंगे, तो आपको पता है बेटा, बड़ी बड़ी गैदरिंग जो है वो फ्राइडे की नमाज में, जो जुमे की नमाज होती है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स आते हैं, बहुत बहुत सारे लोग आते हैं। जो ये जो ईद के मौके होते हैं बेसिकली, उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें जो है, इस बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जब ज्यादा लोग आते थे, तो कैलिफ खुद आया करते थे, और कोई भी एक नॉर्मल लेमैन खड़े उठ के सवाल पूछ सकता था कैलिफ से, और कैलिफ वॉज आंसरेबल टू दैट पर्टिकुलर लेमैन। मतलब ये है, ही वॉज ओपन फॉर ऑल क्रिटिसिज्म, और डायरेक्ट फेस टू फेस बात किया करते थे उनसे। डायरेक्ट फेस टू फेस बात किया करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होता था वो सामने हल किया करते थे, सुनते थे और जवाब देते थे। इसका मतलब ये है कि तभी इसको हम कहते हैं मजलिस आम, राइट। इट वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से बातचीत हो पाती थी। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर जिसकी भी हुकूमत चल रही है हमारे यहाँ पर, तो कभी मैंने, डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल जैसे इमरान खान इज द लीडर, इज द प्राइम मिनिस्टर, तो कभी कोई नॉर्मल ले मैंने ऐसे बात नहीं की, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि ही वॉज ओपन फॉर जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक उनसे जो ना सवाल पूछ सकती थी, एंड ही वॉज आंसरेबल टू दैट क्वेश्चन, एंड ही वॉज ओपन फॉर ऑल क्रिटिसिज्म। तो ये मजलिस शूरा की हमने बात की कि मजलिस दो टाइप की थी। एक स्पेशल काउंसिल जिसमें रोज के मसले हल किया करते थे, एक जनरल असेंबली, वर्ड पकड़ लें, जनरल पब्लिक के लिए ओपन थी। सो फर्स्ट कैलेंडर एंड देन मजलिस शूरा, डन। मूविंग फॉरवर्ड, अब तीसरी चीज जो काम किया बेटा वो है एम्पायर डिवीजन। अब ये समझना, क्योंकि मैंने बताया इस्लामिक एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया था, एंड यू नो दिस वेरी वेल कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इन्होंने क्या किया, जाहिर है इतना जब बड़ा एरिया है, उसको गवर्न करना मुश्किल होगा, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने क्या किया, लेट सपोज इसको मैं बताता हूं कि ये आपके सामने ये एम्पायर है। अब ये समझिएगा, ये डब्बा बना दिया, ये एम्पायर है। इस एम्पायर के टुकड़े कर दिए। सर टुकड़े का मतलब क्या है, कि इस एम्पायर को डिवाइड कर दिया हाफ में। लेट सपोज ये मैंने आपको सामने चार टुकड़े कर दिए, कि ये पूरा एम्पायर था, उसको डिवाइड कर दिया। सर डिवाइड करके फिर क्या किया, डिवाइड करके इसको बेसिकली प्रोविंस बना दिया। लेट सपोज ये एम्पायर है, और ये जो है टुकड़े करके चार प्रोविंस में तकसीम कर दिया, और हर प्रोविंस में एक गवर्नर बिठाया जिसको हम कहते हैं वली। प्लीज फोकस। हमने जो है गवर्नर बिठाया जिसका जिसको हम कहते हैं वली। तो इसका मतलब पूरा सा बड़ा सा एम्पायर था, टुकड़े कर दिए, उस टुकड़ों का नाम रख दिया प्रोविंस, और प्रोविंस में गवर्नर जो बिठाया उसका नाम है वली। अब क्या हुआ, अब देखें, और अब ये प्रोविंस को मजीद डिवाइड किया। लेट सपोज ये प्रोविंस को मजीद डिवाइड किया, और इस प्रोविंसेस के भी और टुकड़े कर दिए। एम्पायर के टुकड़े किए, उसको कहते हैं प्रोविंस। प्रोविंस के टुकड़े किए, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, या डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविंस को भी मजीद डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर एक गवर्नर बिठाया जिसको हम कहते हैं आमिल। तो अब ये समझे, हायरार्की समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर बड़ा सा एम्पायर है, उसको डिवाइड किया टुकड़ों में, प्रोविंस में बंदा बिठाया जिसका नाम है वली, ठीक है, वली। फिर जो है प्रोविंस के मजीद टुकड़े कर दिए, और उसको डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहां गवर्नर बिठाया आमिल। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अगर मैं हायरार्की की बात करूं आपके साथ, तो ये बात करूंगा कि आमिल जो है वो वली को जवाब दे है,
और वली जो है वो कैलिफ को जवाब दे। तो इस ये क्यों किया, वजह ये थी कि भाई ताकि कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, सब बैठ के डिस्कस कर ले। और इतनी बड़े एरिया को जब हम टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे ना, तो हमारे लिए उसको संभालना, उसको गवर्न करना आसान हो जाएगा। मुझे पता है, आपको ये पता होगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को तोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, राइट। तो इन्होंने ये काम किया कि वली बिठाए और आमिल्स बिठाए। और याद रखिएगा बेटा, इनके अंदर भी क्वालिटीज थी। वो क्वालिटीज क्या थी कि उन्होंने देखा कि भाई कि इनके अंदर खौफ खुदा मौजूद है, क्या वो सच्चे हैं, क्या वो अमानतदार हैं। ऐसा तो नहीं है कि करप्शन करेंगे वहां जाके, ऐसा तो नहीं है कि जो है बेसिकली खौफ खुदा नहीं रखते, ऐसा तो नहीं है लोगों के लिए वहां नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनके अंदर भी प्रॉपर मेरिट सिस्टम पे हुआ और प्रॉपर देखा गया कि भाई क्या गवर्न करने की क्वालिटीज हैं उनके अंदर। अगर है तो उनको रख दिया। तो इस तरह एम्पायर को टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, प्रोविंस प्रोविंस को मजीद टुकड़ों में डिवाइड किया, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। मूविंग फॉरवर्ड अब आए, अब आते हैं रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू को मैं कहता हूं, इसको भी समझे बिल्कुल सुकून से। लेट सपोज ये एक डब्बा है, इस डब्बे में पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, ठीक है। इस डब्बे में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो यानी कि समझे एक डब्बा इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं फाइनेंस, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। या मैं इसको अगर कह दूं बैतुल माल तो गलत बात नहीं होगी, कि यानी कि एक डब्बा बनाया जिसको हम कहते हैं बैतुल माल, जिसके अंदर मेरा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये बैतुल माल में पैसा आएगा। अक्सर सवाल ये है कि इन्होंने जो डब्बा बनाया, इस डब्बे में पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। तो सबसे पहली सोर्स, लोग जकात दे रहे हैं, जिजिया आ रहा है, राइट, उशर हम कलेक्ट कर रहे हैं, वॉर स्पॉइल्स कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये डब्बा कैसे भर रहा है, जकात आ रही है, राइट, फ्रॉम मुस्लिम्स, जिजिया नॉन मुस्लिम दे रहे हैं, उशर बेसिकली एक टैक्स होता है वो आ रहा है, और वॉर स्पॉइल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी चीजें आ रही हैं वो डब्बे में भर रहे हैं हम, राइट, वो डब्बा भर रहे हैं। तो वो डब्बे में ये चीजें कलेक्ट हो रही हैं। अब सर ये कलेक्ट हो रही है, तो ये खर्च किस पे होंगी। याद रखिएगा, ये डब्बा जो है बना ही लोगों के लिए है। तो इस डब्बे में पैसा तो आ रहा है, इनफ्लो तो हो रहा है, और ये आउटफ्लो भी हो रहा है। सर क्या मतलब आउटफ्लो, इसका मतलब ये है कि ये लोगों पे खर्च हो रहा है। हमारी तरह नहीं बेटा, हम टैक्स दे रहे हैं, आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, आपने गुड्स पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, एवरीथिंग। वो टैक्स का मकसद क्या होता है, आवाम पे लगना। तो ये नहीं कि समझे कि ये डब्बा भर रहा है और ये डब्बा जो है आवाम के लिए ही भरा जा रहा है और आवाम पे ही खर्च हो रहा है। सर कैसे खर्च हो रहा है, वो ऐसे खर्च हो रहा है कि इन्होंने सबसे पहली चीज पेंशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फॉर द ओल्ड पीपल, पुअर पीपल, जो काम नहीं कर सकते थे, जो बेवा जो खवातीन थी उनके लिए। दूसरी चीज, इन्होंने ये पैसा जो है खर्च किया, मस्जिदें बनाई, स्कूल्स बनाए, रोड्स बनाए, मतलब वहां के हालात को बेहतर किया, गेस्ट हाउसेस बनाए। तो कहने का मकसद ये है, पैसा आके जेब में नहीं गया बेटा, पैसा आके जेब में नहीं गया। ये पैसा जो है बेसिकली जो है खर्च हुआ लोगों की तरफ, मॉस्क बनी, स्कूल्स बने, रोड्स बने, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, चीजों पे काम हुआ, सेंटर्स बने, ठीक है। तो डब्बा आ रहा है, डब्बे में पैसा आ रहा है, और इस डब्बे को हम कहते हैं, प्लीज फोकस करना, इस डब्बे को मैं कहता हूं बैतुल माल, और इसका नाम जो था वो नाम था दीवान। तो दिस डिपार्टमेंट वाज आल्सो नोन एज दीवान। इसको हम कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये पैसा आ रहा है और जा भी रहा है, लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोगों पे खर्च भी हो रहा है। और एक और चीज, इन्होंने प्रॉपर जो है रजिस्टर्स मेंटेन किए थे अबाउट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि भाई वो जितना आ रहा है, जितना खर्च हो रहा है, वो प्रॉपर रजिस्टर हो रहा है, प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग हो रही है, ताकि पता चले ना हिसाब क्या है, हिसाब में गड़बड़ ना हो। राइट, तो इसका मतलब आ रहा है, जा भी रहा है, लोगों पे खर्च भी हो रहा है। और एक और चीज ये समझे कि बेटा ये जो वॉर स्पॉइल्स हम कलेक्ट करते थे, ये जो माले गनीमत जिसको हम बूटी के नाम से भी जाना जाते हैं, तो ये जो हमें मिलता था वॉर स्पॉइल्स, वो होता ये था कि कुछ जो है उसमें से आधा हिस्सा जो है, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो सोल्जर्स को तकसीम करते थे, एंड बाकी रेस्ट जो है वो बैतुल माल में जाता था। तो जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते थे बैटल में, उनको भी वॉर स्पॉइल्स में से हिस्सा मिलता था, एंड द रिमेनिंग वो जो है बैतुल माल में जाता था। तो ये डब्बा कलेक्ट हो रहा है और डब्बा खर्च हो रहा है, सिंपल बात है। और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि भाई किसी कोई भी ऐसा हो कि उनकी कैलिफेट में कोई भी ऐसा जो है ना भूखे पेट ना सोए। और इन्होंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया। और याद रखना, ये पैसा जो है बेटा, मैंने क्या कहा, खर्च हो रहा है। अब खर्च कैसे हो रहा है कि उन्होंने अलावेंसेस बांधी थी, अब ये समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अलावेंसेस बांधी थी कि भाई सबसे पहली चीज जो पैसा आ रहा है ना, वो पैसा लोगों पे खर्च हो रहा था, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था।
लोगों के पास जा रहा है, पुअर पीपल के पास जा रहा है, डिसेबल्ड और वुमेन वगैरह के पास, विडोज के पास जा रहा है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिक्स शेयर भी बांधे हुए थे। और सबसे पहला अलावेंस, प्लीज फोकस, सबसे पहला जो अलावेंस था वो प्रॉफिट की फैमिली को जाना चाहिए। तो सबसे पहला अलावेंस उन्होंने प्रॉफिट की फैमिली को दिया। सर प्रॉफिट के बाद जो दूसरा नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए हजरत अबू बकर का, राइट, अगर हम उसके हिसाब से देखें, लाइन के हिसाब से देखें। और फिर तीसरा इनका आना चाहिए हजरत उमर का, राइट, सेकंड कैलिफ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट, देन हजरत अबू बकर एंड देन हजरत उमर। तो इनका जो है नंबर वो तीसरा आना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नंबर जो है वो सेवेंथ पे रख दिया कि नहीं, पहले मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पहले प्रॉफिट की फैमिली को दे दिया, अजवाज मुतहरात वगैरह को दे दिया, देन हजरत अबू बकर को दे दिया, देन हजरत उमर की बारी आनी चाहिए। तो उन्होंने अपना नंबर थर्ड की जगह सेवेंथ पे रख दिया। और जब लोगों ने उनसे ये पूछने की, जब लोगों ने पूछा ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या माजरा है कि आपने अपना नंबर सेवेंथ पे रख दिया, तो उन्होंने लोगों को साइलेंस करने के लिए एक डायलॉग कहा, ये डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साइलेंस करने के लिए कहा कि ए लोगों, देखो भाई ये मेरी नेकी है, तुम मेरे गर्दन पे चढ़ के मुझे इस नेकी करने से रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा, ये मेरी नेकी है। तो बराए मेहरबानी मेरी गर्दन पे चढ़ के मुझे रोको नहीं कि मैं ये काम ना करूं। तो इस वजह से जो है उन्होंने अपना नंबर तीसरे की जगह सेवेंथ पे रख दिया। तो ये जो पैसा आ रहा है वो पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू सिस्टम की भी हमने बात कर ली। मूविंग फॉरवर्ड टू मिलिट्री रिफॉर्म्स, उन्होंने कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। मतलब ये है कि प्रॉपर प्रॉपर आर्मी के हिसाब से, आर्मी के लिए प्रॉपर जो है सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। सर सिस्टम में क्या हुआ, सबसे पहले तो सोल्जर्स को प्रॉपर सैलरीज दी गई, फिक्स सैलरीज दी गई, उनके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया, उनके लिए काम नंबर 3, परमानेंट आर्मी कैंप सेटअप किए कि भाई उनके लिए भी एक ऐसे कैंप सेटअप किए कि इनके लिए आसानी हो, इनके पास सारी चीजें हो अपने, मतलब एक कैंप में सही तरीके से अपनी चीजें स्टोर कर सके, और एक प्रॉपर एरिया हो। तो इसका मतलब ये है कि सोल्जर्स के लिए प्रॉपर काम किया, सैलरीज दी, ट्रेनिंग की, ताकि भाई जरा वो ट्रेनिंग करके सीखेंगे। और जाहिर है क्योंकि इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंड हो रहा है और जो है एरिया जो है इंप्रूव हो रहा है, जाहिर है सोल्जर्स तो हमारे मेन जो है ना, मेन बॉयज है ना, तो इनको ट्रेनिंग देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। मूविंग फॉरवर्ड टू पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, मतलब इन्होंने इस पे भी काम किया, लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम किया कि कोई गलती ना हो, कोई ऐसा ना हो कि मसले मसाइल पैदा ना हो। सबसे पहली चीज उन्होंने फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया। और पुलिस क्यों इंट्रोड्यूस की थी, कि भाई क्राइम नहीं हो, कोई मसला मसाइल हो तो वो हल कर ले, राइट। तो ये इसलिए थी ताकि भाई जो है पीस मेंटेन रहे, अमन मेंटेन रहे, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और अगर हो भी रहा है तो जो कैदी है उसको सजा मिल रही हो प्रॉपर। और उन्होंने प्रॉपर जेल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया और जेल भी बनाए फॉर द क्रिमिनल्स, जो जुर्म कर रहे थे उनकी सजा, उनको सजा भी दिलाई। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि बेटा माहौल जो है, सारी जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट हो, कोई मसले मसाइल ना आए, क्योंकि इस्लामिक एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। एंड यू नो दिस वेरी वेल कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आखिरी चीज पढ़ते हैं, जस्टिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज इन्होंने हर बंदे के लिए इक्वल जस्टिस रखा। सबके लिए लॉ सेम ही है, सबके लिए लॉ सेम ही है। अब आपको मैं इसके ना रूल्स बताऊंगा, आपको इसके मैं बेसिकली वो बताऊंगा, एक फेमस इंसिडेंट बताऊंगा कि सबके लिए जस्टिस बराबर है, और सबके लिए जो भी बड़ा बंदा है, कोई बड़ा बंदा है कोई छोटा बंदा है, लॉ सबके लिए बराबर है, राइट। और इस लॉ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में काजीज अपॉइंट कर दिए थे। और काजीज बेसिकली वो ये थे, वो जजेस थे बेसिकली, जो उस वहां बैठ के मसले को हल किया करते थे। एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम रूलर्स, का मतलब ये है कि जब वो रूलिंग देंगे तो ऐसा नहीं होगा, जब वो रूलिंग देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी की फेवर में, किसी पार्टी की फेवर में रूलिंग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है रूलिंग जो देंगे वो बिल्कुल खिलाफ होगी, मतलब ऐसा नहीं होगी कि किसी के पार्टी के साथ होगी, कि वो जो है किसी पार्टी के साथ मिले हुए हैं और उनके जो है ना, उनके बंदे को बचा रहे हैं, किसी दूसरे बंदे को जो है सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो काजी को अपॉइंट किया और ये कहा कि भाई आपने जो है, यू आर सेपरेटेड फ्रॉम रूलर्स, आपने रूलर्स की बात नहीं सुननी, आपने अपना मशवरा देना है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी बात मानी जाएगी। अब एक फेमस इंसिडेंट है कि एक दफा क्या हुआ, एक प्रिंस ऑफ सीरिया जो है, ये सुनिएगा, एक प्रिंस ऑफ सीरिया जो है बेसिकली वो यहां पर आया हज के टाइम पे। और हज के टाइम पे बेसिकली वो यहां पर आया, तो होता ये है कि वो खाने काबा में तवाफ कर रहे थे।
वो प्रिंस ऑफ सीरिया थे, बड़े जो है ना शानो शौकत से आए थे। तो वो जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो तवाफ कर रहे थे, और आपको पता है रश का टाइम होता है तो किसी का धक्का लग जाता है। तो उस दौरान क्या हुआ कि वहां पर एक नॉर्मल आदमी था, एक पुअर मैन कह सकते हैं, गरीब आदमी था, जो बेसिकली वहां पर जो है वो भी वहां पर रिचुअल्स अदा कर रहा था, तवाफ वगैरह अदा कर रहा था। तो जाहिर है इतने रश की वजह से उसको धक्का लग गया और गलती से वो जो है उनके पाँव पे चढ़ गए। एक पुअर मैन जो है, वो जो बंदा था जो प्रिंस ऑफ सीरिया था, उसके पाँव पे चढ़ गए। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने क्या किया, सबके सामने, उसी वक्त सबके सामने उसको जोर जोर से जो है, जोर से थप्पड़ रख दिया और जोर से चमाट मार दी। तो जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला को ये बात पता चली कि भाई ये मामला हुआ है, तो हजरत उमर ने दोनों को बुलाया और कहा पुअर मैन को कि भाई इसने आपके साथ ये काम किया था, आप भी इस सामने से इन रिटर्न इसको थप्पड़ मारे। और ऐसे नहीं, बंद कमरे में, जहां काम हुआ है सबके सामने हुआ है, सबके सामने ही हम उनको थप्पड़ मारेंगे। तो इन्होंने बोला भाई प्रिंस भल्ले है वो, प्रिंस ऑफ सीरिया है, वो अपने घर का प्रिंस है। लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो प्रिंस है, चाहे वो जो है किंग है, सबके लिए बराबर है। तो ही वॉज द चैंपियन ऑफ जस्टिस, और सबके लिए बराबरी रखी और बोला भाई प्रिंस ऑफ सीरिया तो है, होगा अपने घर का। यहाँ पर लॉ सबके लिए बराबर है। और उनको ये कहा गरीब आदमी को कि भाई इसको थप्पड़ मारो और वो हिसाब किताब बैलेंस करो। तो इससे ये अंदाजा हो जाता है कि ही वॉज द चैंपियन ऑफ जस्टिस। नहीं देखा किसी का क्लास, किसी का स्टेटस, रुतबा नहीं देखा, रूल सबके लिए बराबर है। राइट। हमने ये बात कर ली, काजी को अपॉइंट किया, और काजी जो फैसला करेगा वो रूलर्स के खिलाफ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्टी को बचा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राइट। और जजेस जो है ऑनेस्ट होंगे, गलत फैसला नहीं करेंगे, ईमानदारी से और इंडिपेंडेंट फैसला करेंगे, किसी को बचाएंगे नहीं। तो पीस, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की वजह से ही बेटा ये सारे रिफॉर्म्स निकाले, ताकि मसले मसाइल बाद में ना आए। राइट। अब आते हैं बेटा, जरा इसका एक पास्ट पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 मार्कर आया है। वो क्या है कि राइट एन अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैलिफेट अंडर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। एग्जामिनर आपसे साफ सीधी जबान में कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बता दें हजरत उमर की कैलिफेट में जो हुई। Simple। तो आपने क्या करना है, आपने सारी चीजें, मार्किंग स्कीम, ये एमएस का मतलब होता है मार्किंग स्कीम, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगा, एमएस का पूछेंगे तो एमएस इज द स्टैंड फॉर मार्किंग स्कीम। इस मार्किंग स्कीम के अंदर जितने भी ऊपर रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए, कैलेंडर से लेकर यहाँ तक, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन डिटेल। और चाहे तो सबको अलग अलग हेडिंग्स जो है वो सबके अलग अलग पैराग्राफ बना दे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बस ये एडमिनिस्ट्रेशन की बेटा हमने गुफ्तगू की। और एक बात बस जहन में ये बिठाएं कि एक और बात, कि इनका जो ये एरा था ना बेटा हजरत उमर का, इट स्टार्ट फ्रॉम 13 एज और ये खत्म हुआ था 23 में। और इसको हम कहते हैं कि दिस एरा इज द गोल्डन एरा। गोल्डन एज है क्योंकि इसमें इस्लामिक एम्पायर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ। सो दिस एरा इज नोन एज द गोल्डन एज बिकॉज इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड ग्रेटली। और 10 साल का इनका पीरियड था, जो कि स्टार्ट हुआ 13 से, एंड हुआ 23 एज पे। तो आई होप बेटा ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, आई होप वो क्लियर हो चुकी होंगी।